नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलौदा आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ खरपतवार। दोस्तों खरपतवार का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके भी आप कोई क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, ये अपना जो टॉपिक है वीड का, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जिससे बात करेंगे कि 2018-19 में जो जेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि निम्न में से एक बीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है, तो ये क्वेश्चन भी आया था। जो ये क्वेश्चन कहाँ से पुट हो गया आया था, सिर्फ और सिर्फ जो विशेषताएं लिखवाएंगे आपको कि खरपतवारों की विशेषताएं क्या हैं, वहीं से क्वेश्चन आ गया था स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अपन खरपतवार क्या है, खरपतवार शब्द किसने दिया और खरपतवारों से कितने प्रतिशत हानि होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि खरपतवार शब्द ज़ैंथ्रोटुल ने दिया। किसने दिया? ज़ैंथ्रोटुल ने दिया। खरपतवार शब्द ज़ैंथ्रोटुल ने दिया और कब दिया? 1781 में। खरपतवार शब्द ज़ैंथ्रोटुल ने दिया और कब दिया? 1781 में दिया। अब यहां बात करेंगे कि ये ज़ैंथ्रोटुल शब्द, जो ज़ैंथ्रोटुल दिया, खरपतवार शब्द दिया ज़ैंथ्रोटुल नामक वैज्ञानिक ने, ये ज़ैंथ्रोटुल एक और शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया था? भूपरिष्करण, टिलेज। तो भूपरिष्करण के जनक कौन है? ज़ैंथ्रोटुल। और खरपतवार के भी जनक कौन है? ज़ैंथ्रोटुल। और ज़ैंथ्रोटुल ने खरपतवार शब्द कब दिया? 1781 ईस्वी में दिया, सन में दिया। ठीक है, अब बात करेंगे खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो खरपतवार अनुसंधान संस्थान जबलपुर एमपी। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो खरपतवार अनुसंधान संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। जो अपन बात करें अपने एग्रीकल्चर से रिलेटिव, जबलपुर में यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अपन कि खरपतवारों से औसतन कितना प्रतिशत हानि होती है। तो औसतन 30 से 50% हानि होती है। खरपतवारों से औसतन 30 से 50% हानि होती है। अब वो कैसे होती है वो आगे अपन पढ़ेंगे। वो इस तरीके से होगी, जैसे मान लो अपन कोई भी खरपतवार, जैसे कोई मुख्य फसल है उसमें कोई खाद डाल रहे हैं तो खरपतवार उग रहा है, तो वो खरपतवार पहले एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कोई भी सिंचाई जल दे रहे हैं तो खरपतवार उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि खरपतवारों में जो रेजिस्टेंट पावर है, चाहे वो डिजीज का हो, इंसेक्ट का हो, वो सबसे ज्यादा होता है, मुख्य फसल की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन परिभाषा की। खरपतवारों में परिभाषा की बात करेंगे कि खरपतवार की परिभाषा क्या है। तो खरपतवार वे अनैच्छिक पौधे होते हैं जो खेत में बिना बोए अपनी इच्छा से उगाते हैं। खेत में बिना बोए ही अपनी इच्छा से उगाते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार वे अनैच्छिक पौधे हैं या वे स्वैच्छिक पौधे हैं जो खेत में बिना बोए ही उग आते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। और लाभ की तुलना में हानि अधिक पहुंचाते हैं। खरपतवार लाभ की तुलना में हानि अधिक पहुंचाते हैं। आपके क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि खरपतवार लाभदायक होते हैं या हानिकारक होते हैं। क्या क्वेश्चन? खरपतवार लाभदायक होते हैं या हानिकारक? तो आपका जवाब क्या होगा? हानिकारक होते हैं, ये होगा ना। लेकिन गलत है, खरपतवार लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। वो कैसे होंगे? लेकिन लाभ की तुलना में हानि अधिक पहुंचाते हैं। जैसे अपने खेत में कोई भी खरपतवार उग रहा है तो जो पलवार की सुविधा दे दिया, मल्चिंग कर रहा है, तो मृदा क्षरण को रोकेगा, मृदा कटाव को रोकेगा, खरपतवार उग रहा है। दूसरी बात, पशुओं के लिए चारा भी प्रोवाइड करवाएगा, चारे के रूप में खरपतवार काम में आएगा। ठीक है, या फिर जैसे बात करें औषधियों के निर्माण में भी काम में आता है। या फिर जैसे बात करें, जैसे बथुआ है, बथुआ पेट संबंधित विकारों को दूर करता है। बथुए की अपन सब्जी बना के भी खाते हैं, तो बथुआ जो चिनोपोडियम एल्बा है, बथुआ वो पेट संबंधित विकारों को दूर करने के काम में आता है।
तो खरपतवार लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, लेकिन लाभ की तुलना में हानि अधिक पहुंचाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे खरपतवारों की विशेषता की। तो खरपतवारों की विशेषता में अपन सबसे पहले देखेंगे, देखो आपको खरपतवारों में बात की सबसे पहले शब्द की, तो खरपतवार शब्द किसने दिया? ज़ैंथ्रोटूल ने 1781 में दिया। इससे औसतन 30 से 50% हानि होती है और खरपतवार लाभ की तुलना में हानि अधिक पहुंचाते हैं। अब बात करेंगे विशेषताओं की, खरपतवारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो खरपतवारों की सबसे पहले नंबर, ये विशेषताओं में से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। तो विशेषताओं में सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे बीजोत्पादन क्षमता, बीज उत्पादन अधिक होना। नंबर 1 बीज उत्पादन अधिक होना, बीज उत्पादन अधिक होना। अब आपके ये तो क्वेश्चन आ गया बीज उत्पादन अधिक होना, लेकिन कौन से खरपतवारों में बीजोत्पादन सर्वाधिक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे बीजोत्पादन में? जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई की जो खरपतवार, बीजोत्पादन में जो खरपतवार है जंगली चौलाई, उसमें बीजों की संख्या कितनी होगी प्रति पौधा? 1,96,000 प्रति पौधा। बीजों की संख्या कितनी है जंगली चौलाई में? 1,96,000। दूसरी बात करेंगे मकोई। अब ये बॉटनिकल नेम है, ये आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा डिटेल से, आप लोग 30-40 बॉटनिकल नेम लिखाऊंगा खरपतवारों में। लेकिन जैसे बात करें जंगली चौलाई का बॉटनिकल नेम तो एमेरेंथस विरिडस होता है, क्योंकि जंगली चौलाई जो चौलाई है, चौलाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमेरेंथस। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या आ गया जंगली चौलाई का? एमेरेंथस विरिडस। दूसरी बात करेंगे मकोई। तो मकोई में बीजों की संख्या कितनी है? 1,75,000 प्रति पौधा। कितनी है मकोई में? 1,75,000 प्रति पौधा। अब जैसे बात करें कि भाई मकोई का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा मकोई का? सोलेनम नाइग्रम। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सत्यानाशी। सत्यानाशी में बीजों की संख्या कितनी होगी? 5,000 प्रति पौधा। कितनी होगी? 5,000 बीज प्रति पौधा। सत्यानाशी में 5,000 बीज प्रति पौधा। नेक्स्ट बात करेंगे जंगली जई। तो जंगली जई में बीजों की संख्या 250 बीज प्रति पौधा। ठीक है। जैसे बात करें यहाँ पे जंगली चौलाई, खरपतवार में सबसे ज्यादा बीजोत्पादन किसका होता है? जंगली चौलाई का। कितना? 1,96,000 बीज प्रति पौधा, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? एमेरेंथस विरिडस। दूसरा मकोई, तो मकोई में 1,75,000 बीज प्रति पौधा, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम नाइग्रम। नेक्स्ट बात करेंगे सत्यानाशी। सत्यानाशी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? आर्जिमोना मैक्सिकाना, जिसमें बीजों की संख्या कितनी है? 5,000 बीज प्रति पौधा। नेक्स्ट बात करेंगे जंगली जई। तो जंगली जई एक तो होता है जई और दूसरा जई, जंगली जई। जई का बॉटनिकल नेम तो क्या होता है? जंगली जई और जई दो नाम हैं, तो एविना, एविना सेटाइवा और एक एविना फटुआ। जंगली जई का बॉटनिकल नेम क्या होगा? एविना फटुआ। तो यहाँ पे बीजों की संख्या कितनी हो रही है? 250 बीज प्रति पौधा। तो ये तो बात हो गई दोस्तों बीज उत्पादन अधिक होना। अब बीज उत्पादन अधिक होने के बाद में दूसरी क्या होगी? दूसरी क्या होगी? हाँ दोस्तों एक लाइन यहाँ पे अपने जंगली चौलाई, मकोई, सत्यानाशी और जंगली जई, एक और यहाँ पे जैसे पूछ लिया जाता है कई बार, जो मैंने अभी बात की थी कि बथुआ, पेड़ संबंधित विकारों से दूर, तो बथुआ में भी बीजों की संख्या पूछ ली जाती है, वो 50,000 से 75,000 बीज प्रति पौधा। बथुआ में 50,000 से 75,000 बीज प्रति पौधा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 2। जो नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 होगा कि बीजों की जीवन क्षमता अधिक होना। बीजों की जीवन क्षमता अधिक होना, बीजों की जीवन क्षमता अधिक होना। जैसे एग्जांपल, बीजों की जीवन क्षमता अधिक होना, जैसे एग्जांपल क्या होगा? बथुआ हिरणखुरी, जैसे बथुआ, दूसरा हिरणखुरी। बथुआ हिरणखुरी के में जो जीवन क्षमता होगी बीजों की, जो बीज है वो कितने साल तक जीवित रह सकते हैं? तो बथुआ और हिरणखुरी के बीज 40 से 50 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इसकी जीवन क्षमता है वो 40 से 50 वर्ष है।
कितनी है? 40 से 50 वर्ष होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे मोथा घास। मोथा घास की जो जीवन क्षमता होती है, मोथा घास मोथा घास का जैसे बात करें बोटनिकल नेम क्या होता है? साइप्रस रोटेंडस। तो इसकी जो जीवन क्षमता होती है वो 20 वर्ष होती है। तो सर्वाधिक जो बीजों की जीवन क्षमता होगी वो तो बथुआ और हिरणखुरी की है 40 से 50 वर्ष, लेकिन बात करें मोथा घास जिसकी कितनी है? 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये दो विशेषता हो गई कि बीज उत्पादन अधिक होना और नंबर 2 बीजों की जीवन क्षमता अधिक होना। अब नंबर 3 बात करेंगे अपन, अधिक गहरी जड़ें होना। अधिक गहरी जड़ें होना। अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा हो कि अधिक गहरी जड़ें किसकी होती हैं, तो नंबर 3 बात करते हैं, अधिक गहरी जड़ें होना। अधिक गहरी जड़ें का मतलब समझ में आ गया कि जड़ें जो अधिक गहराई तक जाए, अधिक गहरी जड़ें होना। जैसे कांस, बायसुरी, हिरणखुरी। अब जो अपनी कांस है जिसे अपन डाब बोलते हैं, कांस किसका नकलची खरपतवार होता है? गन्ने का नकलची खरपतवार होता है। किसका होता है? गन्ने का नकलची खरपतवार। तो कांस में जो इसकी गहराई होगी, जड़ों की गहराई होगी, वो कितनी होगी? 20 फीट होगी। कितनी होगी? 20 फीट। और नेक्स्ट बात करें जैसे हिरणखुरी की भी कितनी है? 20 फीट है। एक आता है जैसे जवासा भी खरपतवार होता है। तो जवासा की जो जड़ों की गहराई है वो कितनी होती है? 13 फीट। कितनी होती है? 13 फीट होती है। कितनी होती है? जवासा की भी 13 फीट होती है। अब ये ऐसे बात करेंगे कि जनरली जो बीजों अधिक गहरी जड़ें होती हैं वो 4 से 6 मीटर गहरी चली जाती हैं। इन सब की जो जड़ें होती हैं एप्रोक्स 4 से 6 मीटर गहरी होती हैं अगर मीटर में बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन नंबर 4। नंबर 4 में क्या आएगा? वानस्पतिक प्रसारण। जैसे वानस्पतिक प्रसारण बोले तो प्रजनन। वानस्पतिक प्रसारण जैसे हिरणखुरी। वानस्पतिक प्रसारण जैसे हिरणखुरी का प्रसारण जो होता है, या जैसे बात करें मोथा का प्रसारण होता है, मोथा घास, हिरणखुरी, मोथा, इनका प्रसारण किसके द्वारा होता है? ट्यूबर्स, वानस्पतिक भागों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्यूबर्स के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों खरपतवारों के बीजों में, सुरक्षा आवरण का पाया जाना। जैसे गोखरू के ऊपर कांटे होते हैं तो वो सुरक्षा आवरण ही है। तो यहाँ पे बात करेंगे खरपतवारों के बीजों पर सुरक्षा आवरण पाया जाना। जैसे गोखरू, सत्यानाशी का पौधा देखा है, उसके ऊपर कांटे होते हैं। जैसे बिच्छू जो जनरली घरों पे भी होती है, तो बिच्छू उस पे भी कांटे होते हैं, तो वो एक आवरण है, सुरक्षा आवरण। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 6, कांस का जो कांस है, कांस का दूसरा नाम क्या है? टाइगर घास। कांस का दूसरा नाम क्या है? टाइगर घास। अब टाइगर घास है, इसका प्रसारण किसके द्वारा होता है? जैसे दूसरी बात कर ले बरू को क्या किस नाम से? जॉनसन घास। कांस को टाइगर घास कहते हैं, बरू को जॉनसन घास। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे इनका प्रसारण किसके द्वारा होता है? कांस और बरू का प्रसारण किसके द्वारा होगा? प्रसारण की बात करें तो राइजोम के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन दूब घास व हिरणखुरी का प्रसारण। दूब व हिरणखुरी। दूब, अपने दूब होती है ना, दूब घास, साइनोडोन डेक्टाइलॉन जिसका बॉटनिकल नेम होता है, साइनोडोन डेक्टाइलॉन। दूब घास का जो प्रसारण होगा वो किसके द्वारा होगा? सकर्स के द्वारा होगा। ठीक है, यहाँ पे कांस और बरू का किसके द्वारा हो रहा है? कांस और बरू का प्रसारण किसके द्वारा हो रहा है? राइजोम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूब का किसके द्वारा हो रहा है? सकर्स के द्वारा प्रसारण हो रहा है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7, खरपतवारों के बीजों का रंग। खरपतवारों के बीजों का रंग आकृति मुख्य फसल के समान होना। जैसे सत्यानाशी सरसों के बीजों के समान, कांस है वो गन्ने के समान। ठीक है, जैसे बात करें अपन
गेहूंसा, जो गेहूंसा खरपतवार है उसके बीजों का रंग या बात करें उसके पौधों की आकृति, रंग, पत्तियों का आकार सब किसके समान होता है? गेहूं के समान। तो उसके आकृति, ये सब बातें हो गई कि गेहूंसा का रंग गेहूं के समान होता है, सरसों का सत्यानाशी, कांस का जो है गन्ना, बरू का बाजरा, ये सब इसके नकलची खरपतवार हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहीं पे फसलों की अपेक्षा, विशेषता में बात करें, आप नोट करते रहना। फसलों की अपेक्षा खरपतवारों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होना। और लास्ट बात करते हैं अपन खरपतवारों में खाद व उर्वरक तथा सिंचाई जल की जो एब्जॉर्ब ग्रहण करने की क्षमता है वो मुख्य फसल से अधिक होना। ये सब इसकी विशेषता है। दोस्तों मैं एक बार फिर मोटा मोटा बता देता हूँ। विशेषताओं में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो इसकी जीवन क्षमता की बात करेंगे या इसके बीजोत्पादन की बात करेंगे। तो नंबर 1 जैसे बीजोत्पादन पढ़ाया, उसमें सबसे पहले जंगली चौलाई पढ़ाया जिसकी जो बीजोत्पादन संख्या है वो 1,96,000 बीज प्रति पौधा है। दूसरा मकोई 1,75,000। तीसरा बथुआ जिसकी 50 से 75,000। चौथा बताया सत्यानाशी जिसके 5,000 बीज। और लास्ट बताया था आपको, क्या बताया था? मोथा जिसका कितना है? 250 बीज प्रति पौधा है। तो ये सारी विशेषताएं हो गई। अब जैसे अपन जनरली बात करें, मोथा नहीं, जंगली चौलाई की बात करें थे, जंगली जई में कितनी होगी? 250 बीज प्रति पौधा। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जीवन क्षमता अधिक होना बीजों की। तो जीवन क्षमता में बात करेंगे अपन कि बथुआ हिरनपुरी के बीजों की जीवन क्षमता कितनी है? तो 40 से 50 वर्ष होती है। तो जीवन क्षमता की बात हो गई। फिर तीसरा गहरी जड़ें होना, कांस, बायसुरी, इनकी 20 फीट होती है। कांस देखा करो, डाब, अपन जितनी गहराई में जाएंगे उतनी गहरी जड़ें। डाब कभी कंट्रोल हुआ है? डाब का कांस है वो, ठीक है, उसका कभी कंट्रोल नहीं होता। अपन गहराई में जाके उसकी जड़ों को निकालते हैं तब जाके कंट्रोल होता है। तो अधिक गहरी जड़ें होना। वानस्पतिक प्रसारण मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे खरपतवारों के बीजों में सुरक्षा आवरण पाया जाना, जो गोखरू, बिच्छू, इनमें सुरक्षा आवरण पाया जाता है, सत्यानाशी में। तो ये सब बातें होगी विशेषताओं की। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। जो डिफरेंट प्रकार है वो वर्गीकरण में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपन सबसे पहले अब नेक्स्ट बात करेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों के वर्गीकरण में बात कर रहे थे अपन। खरपतवारों के वर्गीकरण में अपन बात करेंगे डिफरेंट जो प्रकार पढ़ेंगे। तो खरपतवारों के वर्गीकरण में नंबर 1 आएगा जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। जीवन चक्र के आधार पर, तो जीवन चक्र के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में जीवन चक्र के आधार पर। 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय। एनुअल वीड, बाइनियल और पेरिनियल वीड। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। सबसे पहले अपन यहां बात करेंगे 1 वर्षीय खरपतवार जिसे अपन एनुअल वीड बोलते हैं। 1 वर्षीय खरपतवार जिसे अपन एनुअल वीड बोलते हैं। तो 1 वर्षीय खरपतवार को भी अपन 2 भागों में बांटेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर 1 आएगा शरद ऋतु के खरपतवार, शरद या रबी ऋतु के खरपतवार, रबी ऋतु के खरपतवार। ठीक है, शरद या रबी ऋतु के खरपतवार। अब कौन से खरपतवार होते हैं? वे खरपतवार जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर माह में तथा कटाई फरवरी मार्च में की जाती है, वो सब क्या कहलाते हैं? रबी ऋतु के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से रबी ऋतु का खरपतवार है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से रबी ऋतु का खरपतवार है। जैसे गेहूंसा, जैसे गेहूंसा, जैसे गेहूंसा। दूसरा सत्यानाशी, गेहूंसा, सत्यानाशी। अब जैसे गेहूंसा का बात करें तो गेहूंसा जो खरपतवार है वो किसका नकलची होगा? गेहूं का होगा। दूसरा बात करें सत्यानाशी, सत्यानाशी किसका नकलची खरपतवार है? वो होगा सरसों का। नेक्स्ट बात करें करसननील, करसननील। नेक्स्ट बात करें प्याजी। आपने प्याजी देखा होगा सरसों के खेत में प्याज जैसे पौधे दिखाई देते हैं, जो फसल है तो प्याजी, करसननील, प्याजी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपन, करसननील है वो भी गेहूं का खरपतवार है। प्याजी
गेहूं के खेत में मिलता है और सरसों के खेत में भी मिलता है। प्याजी के बाद में बात करें जैसे सेंजी, तो सेंजी भी होती है, सफेद सेंजी होती है। सेंजी हो गया गेहूंसा, गेहूंसा को अपन गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा भी बोलते हैं। सेंजी हो गया सफेद सेंजी, सॉरी सफेद सेंजी या पीली सेंजी भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब, देखो इसमें गेहूंसा, सत्यानाशी, करसनी, प्याजी और सेंजी। अब यहाँ सेंजी, सफेद सेंजी और पीली सेंजी, सेंजी दो प्रकार की होगी जो मैं आपको आगे वर्गीकरण में बताऊंगा। अब नेक्स्ट दोस्तों नंबर 2 बात करते हैं खरीफ ऋतु के खरपतवार। खरीफ ऋतु के खरपतवार, खरीफ ऋतु के खरपतवार कौन से होते हैं? वे खरपतवार जो वर्षा ऋतु में जून जुलाई में तो उगते हैं और जो इनकी हार्वेस्टिंग होती है, कटाई का जो जीवन चक्र पूरा होने का जो समय आता है वो कब आता है? अक्टूबर नवंबर माह आता है। जैसे ये बहुत इंपोर्टेंट है, जैसे पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पत्थर चट्टा का याद रखना। पत्थर चट्टा, सावा, जंगली धान। सावा किसका नकलची खरपतवार है? धान का, ठीक है। और जंगली धान भी किसका है? धान का, चावल का नकलची खरपतवार है। नेक्स्ट बात करें जंगली चौलाई, जो जंगली चौलाई आपने देखी भी होगी, जंगली चौलाई बाजरे के खेत में काफी देखी होगी। जंगली चौलाई देखिए ना, जंगली चौलाई के साथ साथ लहसुआ, जंगली चौलाई के साथ साथ लहसुआ। लहसुआ के बाद में जैसे अपन बात करें मकोई, मकोई और हजार दाना, हजार दाना। तो दोस्तों ये जीवन चक्र के आधार पर बात करते हैं एक वर्षीय खरपतवार में शरद ऋतु, रबी ऋतु के खरपतवार, जिसमें गेहूंसा, सत्यानाशी, करसनी, प्याजी और सेंजी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे खरीफ ऋतु में पत्थर चट्टा, सावा, जंगली धान, जंगली चौलाई, लहसुआ, मकोई और हजार दाना, ठीक है। तो ये हो गए खरीफ और रबी ऋतु के खरपतवार। अब नेक्स्ट अपन नंबर 2 बात करते हैं, नंबर 2 बात करेंगे द्विवर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय के बाद में दूसरा कौन सा आएगा? अब द्विवर्षीय खरपतवार। नंबर 2 द्विवर्षीय खरपतवार। अब द्विवर्षीय खरपतवार कौन से होते हैं? वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 साल में पूरा करते हैं, ठीक है। मतलब एक साल में तो उनकी वानस्पतिक वृद्धि होती है और दूसरे साल में बीजोत्पादन देते हैं। तो द्विवर्षीय खरपतवार में क्या होगा? जैसे जंगली गाजर, सिर्फ उदाहरण पूछेंगे कि निम्न में से द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है जंगली गाजर, जंगली गाजर और दूसरा जंगली गोभी, जंगली गोभी, ठीक है। निम्न में से द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण तो जंगली गाजर और जंगली गोभी, ये द्विवर्षीय खरपतवार हो गए। अब नंबर 3 बात करेंगे बहुवर्षीय, जिसे पेरिनियल वीड बोलते हैं, बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं, जो एक साल में वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे तीसरे साल में बीजोत्पादन देते हैं। तो इनकी जो जीवन चक्र है वो 2 या 2 से अधिक सालों में पूरा होता है। अब जो बहुवर्षीय खरपतवार है उनका प्रसारण वानस्पतिक भागों द्वारा होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि द्वारा बहुवर्षीय खरपतवारों का प्रसारण होता है। अब बहुवर्षीय खरपतवारों को भी 2 भागों में विभाजित करेंगे। नंबर 1 साकीय, नंबर 1 बात करेंगे साकीय, साकीय खरपतवार, कौन से? साकीय खरपतवार। और नंबर 2 बात करेंगे काष्ठिल खरपतवार, काष्ठिल खरपतवार, ठीक है। तो नंबर 2 हो गया काष्ठिल खरपतवार। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे अपन जो साकीय खरपतवार है, साकीय खरपतवार किसे कहते हैं? इस प्रकार के खरपतवार होते हैं साकीय खरपतवार, देखो ध्यान से सुनना, साकीय, साकीय खरपतवारों का तना मुलायम होता है और काष्ठिल कठोर होता है। काष्ठिल खरपतवारों का तना कठोर यानी मजबूत होता है और साकीय खरपतवारों का तना मुलायम होता है। तो यहां बात करेंगे साकीय खरपतवारों में जैसे मोथा, जैसे बात करें मोथा, हिरणखुरी, दूब घास, जैसे मोथा, हिरणखुरी और दूब घास,
ये सब कौन से खरपतवार के उदाहरण है? साग के खरपतवार। आपके क्वेश्चन आगे कि निम्न में से साग के खरपतवार का उदाहरण है, तो मोथा, हिरणखुरी, दूब घास, ये सारे जो खरपतवार है अपने साग के खरपतवार में आएंगे। सिर्फ और सिर्फ काष्ठ के खरपतवार के याद रखना, बाकी सारे साग के में आएंगे। तो काष्ठ के खरपतवार किसे कहते हैं? जिनका तना कठोर होता है। जैसे बात करें तो जैसे बात करें आक। अब आपने आग के साथ साथ में यहां पे और भी पढ़ा था। जैसे बात करते हैं अपन झड़बेरी। क्या कौन सा है? झड़बेरी। जैसे अपन बात करते हैं झाड़ी बोलते हैं, झड़बेरी के साथ साथ में कौन सा आएगा? लटजीरा। आक, झड़बेरी, लटजीरा, और जैसे एक लास्ट और बात करते हैं कांस। इसका भी तना कठोर होता है। आपने डाब को कभी देखा होगा, उसका तना कितना कठोर होता है। तो आक, झड़बेरी, लटजीरा और कांस इनके काष्ठ के खरपतवार का उदाहरण है। तो ये दोस्तों जीवन चक्र के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार हो गए। आप लोगों को एक वर्षीय में शरद और जो खरीफ ऋतु, वर्षा ऋतु के खरपतवार उनके उदाहरण ध्यान रखना। जैसे वर्षा ऋतु के खरपतवार होते हैं पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, सावा, जो सावा घास है, जंगली धान है, ये सारे याद रखने। रबी ऋतु में जैसे हिरणखुरी है, सत्यानाशी है, गेहूंसा है, प्याजी है, ये सारे खरपतवार याद रखने। तो ये जीवन चक्र के आधार पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट नंबर दो बात करेंगे बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है। जो नंबर 1 बात करेंगे, एक बीजपत्री, दूसरा होगा द्विबीजपत्री। दूसरा कौन सा होगा? द्विबीजपत्री खरपतवार। अब एक बीजपत्री जो खरपतवार हैं और द्विबीजपत्री खरपतवार है, उनमें क्या विशेषता है? एक बीजपत्री खरपतवारों को अगर अपन दो भागों में बांटेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो समान मात्रा में नहीं बटेंगे, और द्विबीजपत्री खरपतवारों के बीजों को अगर अपन दो भागों में बांटेंगे तो वो समान मात्रा में विभाजित होंगे। तो एक बीजपत्री में जैसे बात करें, आप एक तो चना लो, फसल की बात करें, एक गेहूं लो, उनको भिगो लो। अगर अपन जो गेहूं को तोड़ेंगे तो क्या वो समान भागों में, दो भागों में टूट जाएगा? गेहूं का कहीं से भी टूट सकता है। एक चने को तोड़ो, चना बीच में से समान भाग में से दो बराबर भागों में डिवाइड होगा। तो यहां पे बात करेंगे कि एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं वो समान भागों में विभाजित नहीं होते हैं। एक बीजपत्री, इसमें सभी घास कुल के खरपतवार आते हैं। कौन से खरपतवार? एक बीजपत्री खरपतवारों में सभी घास कुल के खरपतवार आते हैं। ये मेन विशेषता ध्यान में रखना। जैसे बात करें मोथा, एक बीजपत्री का उदाहरण लिख लो, जैसे मोथा, दूब घास, मोथा, साइप्रस रोटेंडस, दूब घास, साइनोडोन डेक्टाइलोन। साइनोडोन डेक्टाइलोन कैसे याद रखना है? आपने कभी भी लॉन लगाया, उसमें दूब लगाते हो तो लॉन की डॉन कौन है? दूब, ठीक है। तो साइनोडोन डेक्टाइलोन, तो लॉन की डॉन कौन है? दूब घास, तो साइनोडोन डेक्टाइलोन। दूब घास के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कांस। इसी प्रकार जैसे और बात करते हैं तो अपन मोथा घास हो गया। कांस का बॉटनिकल नेम क्या होता है? कांस का बॉटनिकल नेम क्या है? सेकेरम स्पॉन्टेनियम। कांस का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सेकेरम स्पॉन्टेनियम। इसी प्रकार जैसे बात करें गेहूंसा का बॉटनिकल नेम आपको पता ही है। नेक्स्ट बात करें जंगली जई। गेहूंसा का बॉटनिकल नेम क्या है? गेहूंसा का बॉटनिकल नेम फेलेरिस माइनर, ये तो आपको पता ही है। इसे गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा बोलते हैं, फेलेरिस माइनर। और जंगली जई का क्या है? एविना फटुआ। और जई का क्या होता है? एविना सेटाइवा। और जंगली जई का क्या है? एविना फटुआ। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं अपन बरू। बरू किसका नकलची खरपतवार है? बाजरे का। बरू किसका नकलची खरपतवार है? बाजरे का। तो बरू का बॉटनिकल नेम क्या है? सोरगम हेल्पेंस। सोरगम
हेल्पेंस। देखो मैं मोथा घास का बता देता हूँ, साइप्रस रोटेंडस इसका बॉटनिकल नेम है, दूब का साइनोडोन डेक्टाइलोन, कास का सेकेरम स्पॉन्टेनियम, गेहूसा का फेलेरिस माइनर, जंगली जई का एविना फटुआ और बरु का सोरगम हेल्पेंस। ये सारे खरपतवार एक बीजपत्री होते हैं। आप इनमें से किसी को भी समान भागों में तोड़ सकते हैं इनके बीजों को, नहीं तो सभी घास कुल के खरपतवार आएंगे। दूसरी बात करेंगे द्विबीजपत्री, जिसको अपन दो समान भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे बथुआ, लटजीरा, बथुआ चिनोपोडियम एल्बा। एक खरबथुआ होता है, एक तो बथुआ होता है, एक खरबथुआ होता है। तो बथुआ का चिनोपोडियम एल्बम और खरबथुआ का चिनोपोडियम मुरेल होता है। इसका क्या होता है? एकाइरेंथस। लटजीरा का क्या है? एकाइरेंथस स्पेरा, एकाइरेंथस स्पेरा। वैसे मैं आप लोगों को आगे लिखाऊंगा, ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे। बथुआ, लटजीरा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे करसननील, सत्यानाशी, करसननील सत्यानाशी, ये भी द्विबीजपत्री खरपतवार का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे हिरणखुरी, जंगली चौलाई, हिरणखुरी भी द्विबीजपत्री खरपतवार है, जंगली चौलाई भी द्विबीजपत्री खरपतवार है, और बथुए के साथ साथ में खरबथुआ ये भी द्विबीजपत्री का उदाहरण है। तो आपके सामने एक बीजपत्री खरपतवार है, मोथा, धूपघास, कांस, गेहूं सा, जंगली चौलाई, बथुआ, बरु। नेक्स्ट बात करेंगे द्विबीजपत्री में बथुआ और खरबथुआ आ गया, लटजीरा आ गया, करसननील, सत्यानाशी, हिरणखुरी और जंगली चौलाई, ये सारे द्विबीजपत्री खरपतवार के उदाहरण हैं। तो जीवन चक्र के आधार पर हो गया और दूसरा बीजपत्र के आधार पर हो गया। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे जो इसका क्लासिफिकेशन है, जो उसके सापेक्ष स्थिति के आधार, फसल संबंध के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। अब दोस्तों अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देके पूछ सकते हैं, और अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।